नमस्कार साथियों, आज अपने अध्ययन का विषय होगा उच्चारण स्थान। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे स्वरों के आंतरिक भेद और ये भी पढ़ा था री और री, इनके 30 भेद होते हैं। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अपना, जो कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है? हमारे संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला पद्धति, स्वर और व्यंजनों के व्यवस्थित क्रम एक वैज्ञानिक तरीके से हमारे ऋषियों ने की है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इन स्वर और व्यंजनों का व्यवस्थित किया गया है। उच्चारण स्थान वर्ण अभिव्यक्ति प्रदेश स्थानम, वर्णों की अभिव्यक्ति जिस स्थान से होती है, जहाँ से होती है, उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब सामान्य उच्चारण स्थान 7 प्रकार के हैं। यहाँ हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सामान्य उच्चारण स्थान 7 प्रकार के हैं और पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान 8 प्रकार के दिए हुए हैं। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। यदि पूछा जाए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान है उनकी संख्या है 8। 8 कौन कौन से हैं? तो उन्होंने लिखा है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठो नासिका जिह्वा मूलम उरश्चेति अष्टो स्थानानि। अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठो, नासिका, जिह्वा मूलम और ओरश्च है। ये 8 उच्चारण स्थान हमें मिलते हैं। 8 उच्चारण स्थानों में ओरश्च जो है ये पाणिनीय शिक्षा में मिलता है, तो बचे शेष 7 जो सामान्य उच्चारण स्थान माने जाते हैं। अब हम एक एक का क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है कंठ। कंठ स्थान से मतलब है जिनका उच्चारण कंठ से होता है। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? तो कंठ स्थानीय के लिए कहा है ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए कु का मतलब कै वर्ग, कै खे गै घै यह, ये 5 वर्ण और है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। यहाँ ऐसे तात्पर्य ए जो 18 प्रकार का हो जाता है, जो हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो ए, कै वर्ग, है और विसर्ग, ये कंठ स्थानीय है। फिर दूसरा नंबर आता है तालु। ईचु यशानाम तालु। तालु स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण है ई, जो 18 प्रकार की हो जाती। ई, चू का मतलब चै वर्ग, चै वर्ग के 5 वर्ण चै छह जय झई है, और ये और शय, तालव्य शय, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तीसरे नंबर पर आता है मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण री टू रसाणाम मूर्धा। री 18 प्रकार का री, टू टै वर्ग, रे और शय, ये मूर्धा स्थानीय कहे जाते हैं। फिर आता है दंत। री तू लशानाम दंता। री तू तै वर्ग, ले और शय, दंती से, ये दंत स्थानीय है। इनके उच्चारण में दांतों का प्रयोग होता है, इसलिए ये दंत कहे जाते हैं। अब यहाँ री जो है वो है 12 प्रकार का। हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में कि री के 12 भेद होते हैं, क्योंकि री का कोई दीर्घ नहीं होता, इसलिए ऋस्व और प्लुत के हिसाब से इसके 12 भेद होते हैं। फिर है ओष्ठो। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ओष्ठों का प्रयोग किया जाता है वो है ऊ, उपदमानीय नाम ओष्ठो। ऊ और पै वर्ग, पू का मतलब पै वर्ग, पै फै बै भै मैं, ये 5 जो वर्ण हैं वो ओठों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये पै वर्ग और उपदमानीय, पै से पूर्व का अर्ध विसर्ग और फै से पूर्व का अर्ध विसर्ग, ये ओठ से उच्चारित किए जाते हैं। फिर आता है नासिका। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में नासिका का प्रयोग किया जाता है वो है पंचम अक्षर। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण ञ, मैं, गै, न, कै वर्ग का, चै वर्ग का, टै वर्ग का, तै वर्ग का और पै वर्ग का, ये अंतिम जो अक्षर है वो नासिका उच्चारण स्थान इनका कहा जाता है। इसके बाद आता है
कंठ तालु, कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु। कंठ और तालु ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंठ और तालु इन दोनों का प्रयोग होता है, वो है ए और ऐ। अब यहाँ समझने का विषय ये है कि इन्हें कंठ तालु, इनका उच्चारण स्थान क्यों निर्धारित किया गया है, कंठ तालु क्यों किया गया है। देखिए ए का निर्माण होता है, ए और ई मिलकर ए बनता है, ये संयुक्त स्वर है। ए कंठ स्थानीय है, ई तालु स्थानीय है, और दोनों के योग से ये ए वर्ण जब बनता है इसलिए इसे कहेंगे कंठ तालु। क्या कहेंगे इसे, कंठ तालु। इसलिए ए ऐ इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बनता है। फिर कंठोष्टम, अब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है वह ओ दौ तो कंठोष्टम। ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। क्यों है, कंठोष्ठ क्यों कहा जाता है, यहां भी समझने का विषय ये है कि ओ का निर्माण हुआ है ए और ऊ से। ए और ऊ, ए कंठ स्थानीय है, ऊ ओष्ठ स्थानीय है, तो इसीलिए इन दोनों से मिश्रण से बना है, इसलिए इसे कहेंगे कंठोष्ठ। फिर आता है पूरी व्याकरण, पूरी वर्णमाला में वह एक ऐसा अक्षर है जिसका स्थान दंतोष्ठ है, वकार से दंतोष्ठ है। कई बार इस प्रश्न को पूछा है, वह इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ। इसको बोलते हैं तो दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो वकार से दंतोष्ठम। इसके बाद आता है हमारा जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। कै और खे से पूर्व लगने वाला अर्ध विसर्ग ये जिह्वा मूल्य कहा जाता है। कै से पूर्व का इस प्रकार का प्रतीक, खे से पूर्व का इस प्रकार का प्रतीक, जिह्वा मूल्यम। और फिर आता है हमारा नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार, अनुस्वार जो कि कहा जाता है मुंह अनुस्वार है, पदांत में का जो अनुस्वार में परिवर्तित होता है तो वो भी नासिका में आता है। तो साथियों इस प्रकार हमारे ये उच्चारण स्थान पूरे हुए। एक बार पुनः हम रिपीट कर लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सामान्य उच्चारण स्थान 7 है, पाणिनीय शिक्षा में 8 माने गए हैं और रश्चय को पाणिनीय शिक्षा में भी माना गया है। क्यों कि कहा है कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठो नासिका जिह्वा मूलम रश्चयति अष्टो स्थानानि, और 8 हमारे स्थान कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका जिह्वा मूलम और रश्चय। इस प्रकार हमारे उच्चारण स्थान पूरे हुए। और साथियों सुविधा की दृष्टि से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पुनः एक बार बता देता हूँ। सामान्य उच्चारण स्थान सवर्ण संज्ञा में इन सात जो सामान्य उच्चारण स्थान इनका प्रयोग किया जाता है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उसके उसमें इन 7 उच्चारण स्थानों का हम प्रयोग करते हैं। साथियों ये उच्चारण स्थान का विषय आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी आशा से अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें हम यत्नों के बारे में पढ़ेंगे, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।